इस देश में विरोधी का सम्मान नहीं है। विरोधी का मतलब है उसका सर फोड़ दो, उस पर ईडी भेज दो, उसको सीबीआई भेज दो, उसको जेल भेज दो, उसको खत्म कर दो, गोली मार दो उसको। हिंदुस्तान की सेना ऊपर से नीचे तक बटी हुई है। बटी हुई कौन सी है? जो सर्विंग जनरल हैं, जो सर्विंग ब्रिगेडियर हैं, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, वो तो कहते हैं अग्निवीर बहुत अच्छी है, और जो रिटायर्ड हैं वो सारे कहते हैं अग्निवीर जो ये योजना बड़ी गलत है। अब बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं जी तुम्हें सरकार से गुस्सा है, विरोध करना है तो ट्रेन क्यों चलाते हो, बस क्यों जलाते हो, सड़क क्यों खोदते हो, पटरियां क्यों उखाड़ते हो। इन्होंने लोगों के लोकतंत्र में विरोध करने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। हिंदुस्तान का आदमी कहां, कैसे, कब, कहां विरोध अपना दर्ज कराएगा? अखबार उसका छापता नहीं, मीडिया उसको दिखाता नहीं। ये सरकार जो है षड्यंत्रकारी, एक फासिस्टवादी सरकार है। ये सड़क पर आपको चलने नहीं देगी, सड़क पे विरोध नहीं करने देगी, सड़क पे पोस्टर नहीं लगाने देगी, और कहेगी चलो जी जेल चलो, जेल चलो, जेल चलो। इन गधों को नहीं पता कि अगर 3 लाख लोग जिस दिन जेल चले गए और वहां से छूट के आ गए और उन्हें पता चल गया जेल का मतलब कुछ नहीं होता, तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे बात करने आया हूं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ जब से आई है कुछ इसमें बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर समर्थन जो है अब आर्मी के जो अफसर हैं, सेना के तीनों अध्यक्ष हैं और यहाँ तक कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति, वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लाखों भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें जो पहले से जॉबलेस है, उन्हें चाहे तो जॉब देख सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अग्निवीर बन के आएंगे हम तो उन्हें देंगे, पहले जो बनेंगे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये सर घोलमोल क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी हुई है, उद्योगपति अलग खड़े हुए हैं, सेना के तीनों अध्यक्ष अलग खड़े हुए हैं, और जनता जो है सड़कों पर है। जो युवा है उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये जो हमारे लिए फायदे की है या नहीं है जी, वो तो नाराज है। देखिए आपने ही खुद कहा कि सेना के जनरल जो है इस योजना का समर्थन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी जी। और पहली बार ये है कि हिंदुस्तान की सेना ऊपर से नीचे तक बटी हुई है। बटी हुई कौन सी है? जो सर्विंग जनरल हैं, जो सर्विंग ब्रिगेडियर हैं, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, वो तो कहते हैं अग्निवीर बहुत अच्छी है, और जो रिटायर्ड हैं वो सारे कहते हैं अग्निवीर जो ये योजना बड़ी गलत है। तो सेना में पहली बार इतना बड़ा आपने विभाजन कभी नहीं देखा होगा, और वो इसलिए है क्योंकि जो सर्विंग ऑफिसर होते हैं वो एक ही काम के लिए होते हैं। सेना के अनुशासन का मतलब है आप जो है यस सर कहेंगे। जैसे होटल में जाते हैं ना, 5 स्टार होटल में, तो वहाँ के मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, यानी कस्टमर कुछ भी कर दे तो वो कहेगा यस सर, यस मैडम, तो उनको यही सिखाया जाता है। आर्मी की भी हालत यही है, जो जनरल बोलेगा उसे घर भेज दिया जाएगा या उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। इसीलिए चाहकर भी वो नहीं बोल सकते। जो रिटायर होंगे वो बोलेंगे, और वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन इनसे ज़्यादा जिया है। उन्होंने आर्मी का भी जीवन जिया, पोस्ट रिटायरमेंट भी जिया। अब ये सवाल आता है कि वास्तव में इस योजना का विरोध क्यों है? इस योजना का विरोध इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स ने 1756 में उन्होंने जो है पहली रेजिमेंट बनाई हिंदुस्तान में, तो उसमें उन्होंने होमोजीनियस ब्रिगेड बनाई। होमोजीनियस ब्रिगेड का मतलब है सजातीय, जैसे जाटों की एक ब्रिगेड हो गई, सिखों की एक ब्रिगेड हो गई, नागाओं की एक ब्रिगेड हो गई, इस तरह उन्होंने ब्रिगेड बनाई। तो उस तरह के ही लोग आते हैं, उसी प्रांत के आते हैं, उसी भाषा के आते हैं। और सिख रेजिमेंट में तो व्यवस्था है कि जैसे कपूरथला एक जिला है, वहाँ के लोगों को लिया जाता है, एक दूसरा जिला है वहाँ के लोगों को लिया जाता है। वो इसलिए है कि उनका आकार, प्रकार, सोच, विचार, उनकी बाउंडिंग बन जाती है। सारे जाट एक तरह सोचेंगे, सारे मद्रास के लोग एक तरह से सोचेंगे, तो ये इस तरह बनी। अब जो अग्निवीर योजना में इन्होंने कहा है कि हम जो है ऑल इंडिया लेवल पे जो है सैनिकों की भर्ती करेंगे और उनको हर जगह डिप्यूट कर देंगे। उससे क्या होगा कि सिख रेजिमेंट है जैसे, तो उसमें 100 ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जो मद्रास के हो सकते हैं, केरल के हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, अलग अलग। तो उनकी जो एक होमोजीनियसनेस है वो खत्म हो जाती है। और हर जो सेना होती है उसकी ब्रिगेड का एक वार क्राई होता है। जब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो जैसे सिख ब्रिगेड कहेगी बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो वो लड़ने लगती। तो ये वहीं एक गुरुद्वारा होता है, वहाँ मंदिर नहीं होते, वहाँ का हर सैनिक जो है गुरुद्वारे में ही जाएगा, चाहे वो केशधारी हो या बिना केशधारी हो। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सेना में एक की गई थी, सजातीय उनके पास रहे। अब ये व्यवस्था कहाँ से आई? आप सोचो, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई और जब हिंदुस्तान की फौज हार गई, जो हिंदुस्तान की गुलामी की पहली लड़ाई कही जाती है,
तो पानीपत की लड़ाई में जब लड़ाई हो रही थी, तो जब शाम को लड़ाई खत्म हो जाती थी, सूरज डूबने के बाद लोग अपने अपनी बैरकों में लौट जाते थे, अपने अपने टेंटों में चले जाते थे। तो जो विपक्षी दल का सेनापति था जो इस लड़ाई को जीता, मैं उनको नाम लेके महिमा मंडित नहीं करना चाहता, क्योंकि भक्तों को बड़ी चिंता हो जाएगी कि ये दूसरे आदमी का नाम, विधर्मी का नाम ले रहे हैं। तो उसने देखा कि जब लड़ाई हो रही है तो उसने देखा कि अलग अलग जगह से चूल्हों से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो उसने दूर से देखा, कहते ये सारे चूल्हे अलग अलग क्यों जल रहे हैं। तो उसने कहा जी ये जो है हिंदुस्तानियों की सेना जो होती है, ये अपने अपने खाना अलग अलग बनाती है, एक दूसरे का खाना नहीं खाते। पंडितों का खाना अलग बनेगा, राजपूतों का अलग बनेगा, जाटों का अलग बनेगा, ठीक है ना, और जो दूसरी जाति हैं उनका अलग बनेगा। तो हर जाति का खाना अलग अलग बनता है। तो उसने कहा ये लड़ाई हम जीत जाएंगे, क्योंकि जो सेना एक साथ भोजन नहीं कर सकती वो एक साथ लड़ नहीं सकती और वो जीत नहीं सकती। और हिंदुस्तान की गुलामी वहाँ से शुरू हुई। तो अंग्रेजों को ये बात पता थी कि हिंदुस्तान की सेना में बंटवारा है, तो उन्होंने सारी ब्रिगेड इसी हिसाब से बनाई। अब अग्निवीर जो योजना है ये इस सिस्टम को खत्म करने का पहला काम करेगी। तो इससे फायदा तो हो सकता है ना, जब एक हो रहे हैं, पहले तो नुकसान होता था। नहीं, फायदा क्या होगा? फायदा तो ये होगा, जैसे हर आदमी का टेम्परामेंट अलग होता है। जैसे हमारे एक कर्नल साहब हैं, वो कहते हैं कि जैसे सिख रेजिमेंट का दूसरा आदमी का कोई तेरी तो खूब तुस्सी मुस्सी और खूब वो होती है, माँ की बहन की जो गालियां देते हैं, दैट इज ए कल्चर। अब वो किसी केरल वाले को दे देगा तो वो उसे दिल से लगा लेगा, तो वही लड़ाई शुरू हो जाएगी सेना में। होमोजीनियस का मतलब ही यही है कि उसे संस्कार पता होते हैं, भाषा पता होती है, जुबान पता होती है। जैसे जाट के बारे में कहा जाता है वो अक्खड़ तरीके से बात करता है, अब वो दूसरे को बोलेगा तो दूसरा कहेगा इसने मुझे जो गाली दे दी। बिल्कुल सर। तो आपने देखा होगा जाट लोग जो है हरियाणा को छोड़ के बाहर कहीं जो है वो वेटर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जबान वैसी है। पुलिस में ही वो जरूर चले जाते हैं, तो सारे पुलिस वालों की जबान आप सुनोगे, दिल्ली के पुलिस वाले की जो जाट होते हैं और महाराष्ट्र की सुनोगे, अलग अलग मिलेगी। लगेगा दिल्ली पुलिस वाला जो है आपको जूते मार रहा है बिना बोले। तो ये एक सजातीय व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र है। दूसरा आपने कहा कि आनंद महिंद्रा ने जैसे कह दिया कि हम इनको अपने रख लेंगे, तो ये तो खुद अनिल पुरी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे जो अग्निवीर तैयार होंगे ये टाटा में नौकरी करेंगे, ये अंबानी के यहाँ नौकरी करेंगे, अडानी के यहाँ नौकरी करेंगे, सीएपीएफ में नौकरी करेंगे। यानी कि सेना के जनरल को इस बात को क्या बोलना कि टाटा के यहाँ नौकरी करेंगे। पहले से टाई अप है क्या सर? पहले से टाई अप है कि वो नाम ले रहे हैं ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब नहीं पता है कि ये सारे सैनिक जो है अल्टीमेटली चौकीदार बनेंगे। और आनंद महिंद्रा कितनी तनख्वाह देता है? आनंद महिंद्रा की पे स्लिप जो है वो ये है कि वो अपने एक चौकीदार को 8,000 रुपए देता है। यानी पहले तो अग्निवीर की आपने तनख्वाह घटा दी, अग्निवीर रिटायर होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसे ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, उसे जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसे जो सेना की जो कैंटीन होती है उसकी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। वो ये भी नहीं लिख सकता मैं जो है भूतपूर्व सैनिक हूँ, वो ये भी नहीं लिख सकता है भूतपूर्व सैनिक हूँ। तो उसकी हैसियत क्या है? अग्निवीर हूँ। अग्निवीर है तो लोग कहेंगे अग्निवीर आते ही समझ जाएंगे तो जो कौन सा मैटर है, ये तो जो है चपड़ासी और चौकीदार बनने वाला आदमी है, इसे कुछ आता जाता तो है। तो ऐसी हालत में जो नौजवान है वो कॉन्शियस, उनकी एक कलेक्टिव, देश में हर चीज के बारे में कहना नहीं होता, देश को राष्ट्रभक्ति सिखाने के लिए किसी हम नारे की जरूरत नहीं होती। चीन हमला करेगा पूरा देश एक हो जाएगा, पाकिस्तान हमला करेगा चीन एक, देश पूरा एक हो जाएगा। देश की एक कलेक्टिव कॉन्शियस होती है। वो कलेक्टिव कॉन्शियस में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और जब बेरोजगार है तो उनकी एक कलेक्टिव जो है एंगर है, गुस्सा है। अब बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं जी तुम्हें सरकार से गुस्सा है, विरोध करना है तो ट्रेन क्यों चलाते हो, बस क्यों जलाते हो, सड़क क्यों खोदते हो, पटरियां क्यों उखाड़ते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि विरोध का सम्मान हमारे देश ने खत्म कर दिया। इस देश में विरोधी का सम्मान नहीं है। विरोधी का मतलब है उसका सर फोड़ दो, उस पर ईडी भेज दो, उसको सीबीआई भेज दो, उसको जेल भेज दो, उसको खत्म कर दो, गोली मार दो उसको। विरोध के लिए हमारे यहाँ दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर जी। और जंतर मंतर में यह हाल था, 3 दिन पहले यहाँ पर कांग्रेस का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो यहाँ के जो लोग रहते थे उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन की जगह है वो 7 जंतर मंतर जो जनता पार्टी का दफ्तर है उसके पास थी, उससे लेकर 500 मीटर दूर तक चारों तरफ 3-3 बैरिकेडिंग कर दी गई। यानी आदमी पैदल नहीं जा सकता। वहां पे जो दुकानें हैं वो दुकानें 4 दिन ठप रही, वहां कोई जा नहीं सकता। तो इसका मतलब सरकार को विरोध के लिए तो चाहिए ही नहीं, सरकार तो एक्सट्रीम पॉइंट पे लाती है। कुकर होता है उसमें भी एक सीटी लगी होती है कि अगर आप कुकर को अगर सीटी बंद कर दो, उसको लॉक कर दो और कुकर पे रोटी पका के दिखाओ, फट जाएगा जी जी। तो आदमी तो कुकर से ज्यादा संवेदनशील है। इन्होंने लोगों के लोकतंत्र में विरोध करने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं।
हिंदुस्तान का आदमी कहां, कैसे, कब, कहां विरोध अपना दर्ज कराएगा? अखबार उसका छापता नहीं, मीडिया उसको दिखाता नहीं। अखबार तो छापता ना कि विपक्ष भड़का रहा है। अरे विपक्ष भड़का रहा है तो भड़काने के सबूत भी तो दो। जी, ये तो पहले भी कहते थे पत्थर जो मारते हैं वो सारे मूल्य होते हैं, बाद में बदल के खुद ही फेंक रहे हैं। तो ये सरकार जो है षड्यंत्रकारी, एक फासिस्टवादी सरकार है। ये सड़क पर आपको चलने नहीं देगी, सड़क पे विरोध नहीं करने देगी, सड़क पे पोस्टर नहीं लगाने देगी और कहेगी चलो जी जेल चलो, जेल चलो, जेल चलो। इन गधों को नहीं पता कि अगर 3 लाख लोग जिस दिन जेल चले गए और वहां से छूट के आ गए और उन्हें पता चल गया जेल का मतलब कुछ नहीं होता, तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। जी, एक सवाल आपसे है, इतने दावे कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर से लेकर, योगी जी से लेकर, शिवराज से लेकर और तमाम उद्योगपति कि भाई हम बाद में नौकरी देंगे। अरे बाद में देंगे, बात तो अभी क्यों नहीं दे देते? तो सर अभी क्यों नहीं दे? सवाल तो मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, बाद में देंगे, बाद में टाइम। ये तो ऐसी बात है कि किसी लड़के को उम्र हो जाए, उसके 18 साल, उसका बाप कहे 25 साल में तेरी शादी करेंगे, 25 साल में, वो कहेगा बापू ये 7 साल कैसे काटूंगा? ये यानी जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं हम जो बोल देंगे बकवास कर देंगे। 7 साल बाद तो ये नहीं बताओगा मनोहर लाल खट्टर की जगह पर जो उल्टा पड़ा हुआ है, ये नहीं बताओगा योगी नाम का आदमी जीव है कि नहीं है। आपके आज के समय के कर्म तो कुकर्म है और आने वाले समय में कह रहे हैं कि हम आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वोट लेने के लिए आपको जो नारे करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने तो जुमले बोले थे, हमने तो झूठ बोला था, हम तो बेवकूफ बना रहे थे क्योंकि तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, तुम्हारा वोट लेना हमने ले लिया, अब तुम भाड़ में जाओ, पुलिस तुम्हारे डंडे से चूतर कूटेगी और कहेगी कि देश में लोकतंत्र का सम्मान करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि लोगों में जो गुस्सा है उसको निकालने की जगह भी सरकार नहीं दे रही, सारे रास्ते बंद कर दिए। जंतर मंतर से लेकर बाकी देश के हिस्सों में भी लोग विरोध करे तो करे कहाँ, और विरोधियों को करने वाले को उपद्रवी दंगाई न जाने का क्या कहा जाता। हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन विरोध तो हर चीज़ का होता है जब अगर लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।